बंगाल चुनाव पर सीईसी से दलों की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। दलों ने चुनाव अधिकतम 1 या 2 चरणों में कराने की मांग की और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। बैठक में देसी बम जैसे सुरक्षा मुद्दों पर भी चिंता जताई गई। अभिषेक मनु सिंघवी की संपत्ति का खुलासा। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। इसके अनुसार सिंघवी, उनकी पत्नी और उनके एचयूएफ के पास करीब 2,558 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। हलफनामे में बैंक डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, गाड़ियां और ज्वेलरी समेत कई संपत्तियों का विवरण दिया गया है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर बड़ी हलचल। कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए हैं। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। क्या दुनिया में फिर आएगा 1973 जैसा तेल संकट? ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर करीब $120 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका से 1973 जैसे वैश्विक तेल संकट की चर्चा तेज हो गई है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, इसलिए हालात बिगड़ने पर देश की चिंता भी बढ़ सकती है। ईरान मुद्दे पर कांग्रेस ने याद दिलाया इराक का उदाहरण। ईरान पर हमले के मुद्दे पर कांग्रेस ने 2003 में इराक पर हुए अमेरिकी हमले का वाकया याद दिलाया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि उस समय भारत ने इराक को 100 करोड़ रुपए की मदद दी थी, जिसमें नकद और राहत सामग्री शामिल थी। विपक्ष अब सरकार से ईरान के मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग कर रहा है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या कहता है नंबर गेम? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिस पर सदन में चर्चा होगी। विपक्ष ने उन पर सांसदों के साथ भेदभाव और बोलने का मौका न देने जैसे आरोप लगाए हैं। इस प्रस्ताव के नोटिस पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इसे पारित कराने के लिए सदन में बहुमत का समर्थन जरूरी होगा। ब्रिक्स को लेकर चीन ने भारत से मांगा समर्थन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स के मुद्दे पर भारत से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि दोनों देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तय रास्ते पर चलते हुए रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। नीतीश के दिल्ली जाने से भाजपा के सामने 2 बड़ी चुनौतियां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है और उनका कार्यकाल अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में उनके पटना से दिल्ली जाने की संभावना बढ़ गई है। 2005 से बिहार की राजनीति की धुरी रहे नीतीश के जाने से भाजपा को मौका तो मिलेगा, लेकिन कई चुनौतियां भी सामने होंगी। कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग का वोट जेडीयू के साथ, जबकि मुस्लिम यादव वोट आरजेडी के साथ रहा है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक संतुलन बनाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा में हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी प्रस्तावित है। बिहार में पलायन रोकने की तैयारी, सरकार बनाएगी रोजगार योजना। बिहार सरकार ने मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए नई योजना तैयार की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य से पलायन को पूरी तरह रोकने का लक्ष्य है। इसके लिए मजदूरों की पहचान कर उन्हें बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही चीनी उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंसेंटिव नीति 2026 ला रही है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।